हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है दोस्तों, और क्लास 6 से लेके 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है दोस्तों। ये बेस्ट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर जुड़ जाएँ। इसका पीडीएफ आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है अध्याय 10 वैधुतिकी, और स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों तो एनसीईआरटी 6 चैप्टर 12 विद्युत तथा परिपथ, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 12 विद्युत, एनसीईआरटी क्लास 12 विद्युत धारा, एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, और एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इन तमाम अध्याय से लेकर दोस्तों इस अध्याय को बनाया गया है। वैद्युतिकी को मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसका पार्ट ए देखा था, और आज हम लोग पार्ट बी देखते हैं दोस्तों। प्रतिरोधों का संयोजन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रयोगात्मक रूप से प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले सिरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस रूप में हम लोग देख सकते हैं फोटो में दोस्तों कि प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है अगले सिरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। इस प्रकार संयोजन में सभी प्रतिरोध एक समान धारा प्रवाहित होती है। यानी इस प्रकार के संयोजन में जो होता है सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। इसे फिगर से इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि R1, R2 और R3 के रूप में जो है 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, और एक बैटरी लगा हुआ है और एक कुंजी लगा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। यानी अगर प्रतिरोध निकाला जाए, कहा जाए श्रेणी क्रम में इसका प्रतिरोध निकालिए, तो तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उन्हें इस क्रम में जोड़ देना है। समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं दोस्तों दूसरा नंबर। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। इस सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच क्या होता है दोस्तों, विभवांतर इसमें समान होता है। इस तरीके से डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके से पैरेलल के रूप में R1, R2 और R3 संयोजन किया जाता है समांतर क्रम में। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के वेग के बराबर होता है। यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसे याद रखना है दोस्तों। अगर श्रेणी क्रम कहेगा तो R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3 होता है दोस्तों, परंतु श्रेणी क्रम में बोलेगा तो इस तरीके से, और समांतर क्रम में बोलेगा तो इस तरीके से तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नेक्स्ट देखते हैं आगे दोस्तों। विद्युत ऊर्जा। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी वोल्ट हो तो Q कूलॉम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य व्यय विद्युत ऊर्जा कहलाता है। यानी W बराबर V इंटू Q होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अतः यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा चालक में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित किया जाए तो 1 जूल ऊर्जा व्यय होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर चालक के सिरों के बीच विभवांतर जो है 1 वोल्ट हो तथा चालक में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो भी 1 कूलॉम हो, तो उस तरीके से प्रवाहित किए जाए तो उस स्थिति में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चालक में टी सेकंड में व्यय विद्युत ऊर्जा को इस रूप में देख सकते हैं, W बराबर वी आई टी, जबकि W बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, या वी स्क्वायर बटे टी, वी स्क्वायर इंटू टी बटे आर जूल के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फॉर्मूला बराबर पूछा जाता है, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है दोस्तों, कि विद्युत धारा के प्रवाह जब होती है तो उसी के अंतर्गत चालक के ताप में वृद्धि की घटना देखी जाती है, जिसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध R तो T समय तक I धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा H बराबर होता है I स्क्वायर आर टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कभार निकालने के लिए पूछ देता है दोस्तों कि ऊष्मा के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, तो H बराबर I स्क्वायर आर टी, जहाँ I विद्युत धारा है, R जो है प्रतिरोध है, और T क्या है, समय को दर्शाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा के इस प्रभाव को जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को क्या कहते हैं, जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, यानी H बराबर आई स्क्वायर आर टी जो है, ये विद्युत धारा के इस प्रभाव को जो है जूल का ऊष्मीय प्रभाव के अंतर्गत भी मान सकते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग को देखते हैं दोस्तों। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग के आधार पर निम्नलिखित उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कौन कौन सा जो है उपकरण यूज किए जाते हैं देखते हैं दोस्तों। तो विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब, यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब जो है किस पर आधारित है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इसमें टंगस्टन के एक महीन तार का फिलामेंट होता है। इसकी प्रतिरोधकता अति उच्च होती है और इसका गलनांक लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 3800 डिग्री सेल्सियस होता है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिस कारण यह चमकने लगता है। विद्युत बल्ब को एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर से वायु निकालकर निर्वात करते रखते हैं, यानी जो है ना विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर क्या होता है, निर्वात रहता है दोस्तों, सारा हवा उससे निकाल लिया जाता है। सामान्यतः कम सामर्थ्य वाले बल्बों के अंदर निर्वात उपस्थित होता है, जबकि उच्च सामर्थ्य के बल्बों में निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन आर्गन भरी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन या आर्गन भरी रहती है, क्योंकि निष्क्रिय गैसों द्वारा तंतु का ऑक्सीकरण एवं वाष्पीकरण नहीं हो पाता तथा बल्ब की दक्षता व आयु बढ़ जाती है। यदि बल्ब में वायु होगी तो बल्ब का तंतु गर्म होकर वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाएगा, इसलिए जो है बल्ब में वायु नहीं रखी जाती है दोस्तों। आगे देखते हैं, विद्युत इस्त्री, यह भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत इस्त्री क्या है, तो यह भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जिसमें नाइक्रोम, जिसमें 80% निकेल और 20% क्रोमियम के व्यापक तार का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो विद्युत इस्त्री यह भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत ऊष्मक अथवा हीटर। विद्युत ऊष्मक अथवा हीटर यानी इलेक्ट्रिक हीटर में चीनी मिट्टी की बनी एक प्लेट होती है जिसमें खांचे बने होते हैं। इन खांचों में मिश्र धातु नाइक्रोम का सर्पिलाकार तापक तार लगा होता है, जिसके दोनों सिरे प्लेट पर लगे दो पेचों ए व बी से संपर्कित होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, चीनी मिट्टी के प्लेट के रूप में इस तरीके से देख सकते हैं, ये तापक तार चारों बगल से घूमती हुई जा रही है दोस्तों, और ये विद्युत ऊष्मक की संरचना है। आगे देखते हैं दोस्तों,
तापक तार के रूप में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम में 80% निकेल और 20% क्रोमियम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है नाइक्रोम में क्या क्या चीज़ मौजूद होता है, तो 80% निकेल और क्रोमियम को मिलाकर नाइक्रोम बनाया जाता है, जो उच्च ताप पर गर्म करने पर पिघलता नहीं है तथा वायु से क्रिया करके शीघ्र ऑक्सीकृत होते नहीं होता है। जब तापक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह लाल तप्त यानी 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होकर ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, विद्युत फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज सामान्यतः फ्यूज तार मिश्र धातु, तांबा, टीन और शीशे से निर्मित होता है, जिसे चीनी मिट्टी के बने होल्डर पर लगे दो धात्विक टर्मिनलों के मध्य लगाया जाता है। फ्यूज तार का गलनांक तांबे की तुलना में बहुत कम तथा प्रतिरोध उच्च होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत फ्यूज का जो है गलनांक क्या होता है, तो गलनांक कम होता है और प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फ्यूज तार का गलनांक कम होगा और प्रतिरोधकता क्या होती है, उच्च होती है। फ्यूज को परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फ्यूज को परिपथ के किस क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर या श्रेणी, तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है फ्यूज को दोस्तों। मोटाई के अनुसार फ्यूज तार की एक निश्चित क्षमता होती है, जिससे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है तथा विद्युत परिपथ टूट जाता है, विद्युत धारा बंद हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाले फ्यूज अनुमत विद्युत धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर आदि होते हैं। यानी घरेलू परिपथ में जो हम लोग उपयोग करते हैं उसकी फ्यूज की अनुमत विद्युत धारा क्या होती है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं CFL। CFL का मेन है दोस्तों, फुल फॉर्म देखते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप। चलिए दोस्तों, CFL एवं ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे का वाष्प भरा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, CFL एवं ट्यूबलाइट में क्या होता है कि कम दाब पर पारे का वाष्प भरा जाता है, जो विद्युत धारा के प्रभाव से UV प्रकाश का उत्सर्जन करता है, यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अल्ट्रावायलेट प्रकाश से ट्यूब के भीतर सतह पर लेपित फास्फोरस कोटिंग चमकने लगती है। कम दाब पर पारे के वाष्प के साथ गैसें जैसे आर्गन, जेनॉन या नियॉन भी उपयोग में लाई जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें और कौन कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है पारे के वाष्प के अलावा, तो आर्गन, जेनॉन, नियॉन भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत फिलामेंट में टंगस्टन का फिलामेंट तप्त होने से प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसे उद्दीप्ति कहते हैं। वही CFL में प्रतिदीप्ति द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। यही कारण है कि CFL विद्युत बल्ब से ज़्यादा ऊर्जा दक्ष होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, LED लाइट इमिटिंग डायोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाइट इमिटिंग डायोड। यह एक विशेष प्रकार का डायोड है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। इसमें PN जंक्शन डायोड का उपयोग होता है। इसमें मुख्य प्रकाश स्रोत उत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसमें मुख्य प्रकाश स्रोत उत्पादक घटक क्या है LED में, तो गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है। LED विद्युत ऊर्जा को सीधे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए CFL से भी ज़्यादा ऊर्जा दक्ष है और CFL में प्रयुक्त पारा पर्यावरणीय रूप से हानिकारक भी है। इन्हीं कारण LED के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊष्मा को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति क्या है दोस्तों, अर्थात पावर क्या है दोस्तों, तो किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में व्यय होने वाली ऊष्मा को शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P अर्थात पावर से प्रदर्शित करते हैं। यदि T समय में व्यय ऊष्मा यानी W हो तो शक्ति बराबर होगा P बराबर W/T होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए दोस्तों कि P बराबर W/T होता है, जहां P शक्ति को इंडिकेट करता है, W ऊष्मा को तथा T समय को इंडिकेट करता है।
तो P बराबर W बटे टी होता है, P बराबर VIT बटे TB होता है। तो VIW यानी ऊष्मा बराबर VITB होता है। तो TT अगर है ना कैंसिल हो जाता है, इस स्थिति में P बराबर VIB हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका मात्रक जूल प्रति वाट होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल प्रति वाट होता है। अनेक व्यवहारिक कार्यों के लिए शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्टली होता है इसका है जूल प्रति वाट, परंतु व्यवहारिक कार्यों के लिए शक्ति का मात्रक वाट के रूप में ही प्रयोग करते हैं। इसके अन्य बड़े मात्रक निम्नलिखित हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है। और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना है। 1 अश्व शक्ति यानी 1 HP हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। घरेलू व औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा के मापने हेतु किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट कहते हैं। तो किसी भी है ना चीज़ को मापने के लिए, जैसे घरेलू व औद्योगिक कार्यों के लिए जो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा है, उसके मापन के लिए किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी BTU का प्रयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा अथवा यूनिटों की संख्या बराबर होती है वाट गुना घंटे बटे 1000। ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, पूछा जाता है यूनिटों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या इस पर जो है कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो यूनिटों की संख्या बराबर होती है वाट गुना घंटे बटे 1000 होता है। तो वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटे बटे 1000 भी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, 1 किलोवाट शक्ति का परिपथ 1 घंटे तक कार्य करता है। तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। जब विद्युत धारा अम्लों व क्षारों के विलयनों में से गुजरती है तो विलयन अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रवाह को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है कि जब विद्युत धारा अम्लों व क्षारों के विलयनों से गुजरती है तो विलयन अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रवाह को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा एक विलयन आयनों में टूट जाता है विद्युत अपघटन कहलाती है, तथा विलयन जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह होता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। इस विलयन में डूबी तथा बैटरी से जुड़ी 2 प्लेटें इलेक्ट्रोड कहलाती है। बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को एनोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बैटरी के जो धनात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड होते हैं उसे एनोड कहा जाता है, जबकि ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा रहेगा वो एनोड होगा और ऋणात्मक से जो जुड़ा रहेगा वो कैथोड होगा। बर्तन जिसमें विद्युत अपघटित तथा इलेक्ट्रोड रहते हैं वो वोल्टामीटर कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बर्तन जिसमें विद्युत अपघट व इलेक्ट्रोड रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वोल्टामीटर कहते हैं। एक ब्रिटिश रसायनक विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ऑक्सीजन का बुलबुला बैटरी के धन टर्मिनल पर बनेंगे, जुड़े रहेंगे, जबकि हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम दिए जो निम्नलिखित हैं। पहला नियम दोस्तों, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत अपघट्य में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, यानी M समानुपाती Q बराबर M बराबर Z इंटू Q से देख सकते हैं दोस्तों।
तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित आवेशों के समानुपाती होता है। ये प्रथम नियम है दोस्तों फैराडे का। नेक्स्ट देखते हैं, जहां Z एक नियतांक है और इसे इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यदि एक धारा I समय t तक प्रवाहित की जाती है तब Q बराबर I इंटू टी होता है। Z बराबर m/q होता है, जहां प्रति एकांक प्रवाहित आवेश पर मुक्त द्रव्यमान होता है। आगे देखते हैं दोस्तों द्वितीय नियम, फैराडे के द्वितीय नियम देखते हैं। यदि विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्ट में समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। यानी इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि m1/m2 बराबर होता है Z1/Z2 के। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं फैराडे नियतांक। तो फैराडे नियतांक क्या है दोस्तों? फैराडे नियतांक विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एक तुल्यांक भार को विद्युत अपघटन द्वारा मुक्त करती है। फैराडे नियतांक F बराबर 9.6 गुना 10⁻7 कूलॉम प्रति किलोग्राम होता है। तो फैराडे नियतांक क्या है दोस्तों? कि फैराडे नियतांक विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो कि किसी पदार्थ के एक तुल्यांक भार को विद्युत अपघटन द्वारा मुक्त करती है। आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत लेपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों विद्युत लेपन। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाले धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते हैं जिस पर निक्षेपण किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अनेक वस्तुएं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए की रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम संक्षारित नहीं होता है। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातु पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इससे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। अब देखते हैं दोस्तों विद्युत लेपन की प्रक्रिया क्या क्या है दोस्तों। तो विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे कैथोड यानी प्लस बनाते हैं तथा जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसे एनोड यानी माइनस बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया में जिस धातु का लेप लगाना है उसे एनोड यानी ऋणात्मक पर रखते हैं और जिस पर रखना है यानी जिस धातु पर लगाना है उसे कैथोड यानी प्लस पर रखते हैं। इन दोनों विद्युत अपघटन के द्रव में रखकर एक विद्युतीय सेल तैयार किया जाता है। जब इस सेल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड वाले धातु से कैथोड वाले धातु पर जमा हो जाती है और कैथोड वाले धातु पर इस धातु की एक पतली परत जमा हो जाती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों यदि तांबे पर चांदी की परत चढ़ानी हो तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को विद्युत अपघट्ट के रूप में लेकर तांबे को कैथोड और सिल्वर की छड़ को एनोड से जोड़कर धारा प्रवाहित करने पर सिल्वर नाइट्रेट का विद्युत अपघटन होता है और सिल्वर आयन धातु पर जमा होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विद्युत सेल।
विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत सेल जो है, इलेक्ट्रिक सेल क्या करती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मुक्त आवेशों को विद्युत परिपथ में प्रवाहित कर विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विद्युत सेल कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों प्राथमिक सेल। इस प्रकार के सेलों में विद्युत अपघट्ट को एक बार उपयोग में लेने के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इनमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, जैसे लैग्रांज सेल और वोल्टीय सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके उदाहरण याद रखना है कि लैग्रांज सेल और वोल्टीय सेल किस प्रकार के सेल हैं, तो प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। और इसमें क्या होता है कि विद्युत अपघट्ट का एक बार उपयोग अगर कर लिया जाता है तो पुनः उसे आवेशित नहीं किया जा सकता है। सेकेंडरी सेल देखते हैं दोस्तों, यानी द्वितीय सेल। प्राथमिक सेलों में होने वाली क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है, अतः सेल के पदार्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इनके अलावा भी एक प्रकार की सेल होती हैं जिन्हें उत्क्रमणीय क्रियाएं होती है। वे सेल द्वितीयक या संचालक सेल होते हैं। इन्हें पहले बाह्य विद्युत स्रोत से धारा भेजकर आवेशित किया जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा सेल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसलिए वे संचालक सेल यानी कंडक्टिंग सेल कहलाते हैं। एक बार विसर्जित होने के बाद पुनः आवेशित कर लिया जाता है। तो प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता दोस्तों, जबकि सेकेंडरी सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। मोबाइल फोन एवं अन्य उपकरण में उपयोग की जाने वाली बैटरी द्वितीयक सेल का उदाहरण है। मोबाइल में सामान्यतः लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मोबाइल में कौन सी बैटरी का प्रयोग किया जाता है, तो लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत सेल का उपयोग एवं विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि में किया जाता है। जिन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित कर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है उन्हें विद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और जिन सेलों में रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है उन्हें गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल का निर्माण सर्वप्रथम एलिसाद्रो वोल्टा ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गैल्वेनिक सेल का निर्माण किसने किया था, तो एलिसाद्रो वोल्टा ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, सेल का विद्युत वाहक बल। जब किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच एक प्रतिरोध R जोड़ दिया जाता है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। प्रतिरोध में होकर धन आवेश स्वतः उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, परंतु सेल के भीतर धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य सेल के भीतर रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि Q आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q हो जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि यह किसी एक सेल के लिए स्थिर होता है अर्थात अलग अलग सेलों की प्रकृति के अनुरूप उनका विद्युत वाहक बल भी भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा नियत ही रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा क्या होता है, नियत रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सेल टर्मिनल विभवांतर। एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में आवश्यक ऊर्जा को सेल का टर्मिनल यानी विभवांतर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एकांक आवेश का एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यदि आवेश को प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा हो तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर W/Q वोल्ट होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि परिपथ में बाह्य प्रतिरोध उसमें प्रवाहित धारा I हो तो V बराबर IR होता है।
W बटे Q बराबर आई आर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पीछे देखा V बराबर W बाय Q होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, कि किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो उत्पन्न अवरोध होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित दो तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला है दोस्तों, सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ाई जाएगी तो उस स्थिति में आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मोटर कार बैटरी। मोटर कार बैटरी की वोल्टता समानता 12 वोल्ट होती है। इसकी धारिता को एम्पियर घंटा में मापते हैं। कार बैटरी का कैथोड लेड डाइऑक्साइड PbO2 का तथा एनोड लेड का बना होता है। इसमें प्रयुक्त अपघट्य में 35% सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 26% जल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, किरचॉफ का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों में तुल्य परिपथों तथा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए दो नियम प्रस्तुत किए। पहला नियम है दोस्तों संधि नियम और दूसरा है लूप नियम। तो संधि नियम, यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि किरचॉफ का संधि नियम किस पर आधारित है, तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है संधि नियम, जैक्सन रूल। जबकि लूप रूल जो है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना है कि किरचॉफ का नियम मुख्य रूप से दो है, दो बिंदुओं दो पर निर्भर है, एक संधि नियम और एक लूप नियम। जबकि संधि नियम आवेश संरक्षण पर संबंधित है और जो लूप नियम है वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, व्हीट स्टोन सेतु। इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि व्हीट स्टोन सेतु से क्या ज्ञात किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित उपकरण है। आगे देखते हैं दोस्तों, वैभव मापी यानी पोटेंशियल मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अथवा किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। यानी विभव मापी क्या है दोस्तों, कि एक उपकरण है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अथवा किसी सेल का विद्युत वाहक बल को माप सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम ओरस्टेड ने प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है और धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न इसके आकार पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल को उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तीव्रता एवं दिशा परिमाण में समान हो तो क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तीव्रता एवं परिमाण जो है समान होता है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। परंतु यदि अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा परिमाण असमान हो यानी अलग अलग हो तो उस क्षेत्र असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र।
जब किसी सीधे तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब तार में धारा की दिशा ऊपर की ओर होती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वामवर्त दिशा में होती है। यदि तार में धारा की दिशा उल्टी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह चुंबकीय क्षेत्र धारा तथा तार से दूरी पर निर्भर करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती तथा प्रेक्षण बिंदु का चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात तार में जितनी धारा अधिक होगी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा, और धारावाही तार से बिंदु की दूरी जितनी अधिक होगी उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, अधिक निर्बल होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रयोग करते हैं। तो इस नियम का प्रयोग कब करते हैं दोस्तों, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का, कि किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर ज्ञात करनी हो तो उस स्थिति में दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार यदि आप दाहिनी हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, जिसे दक्षिण हस्त यानी दायां हाथ अंगुष्ठ नियम कहते हैं। तो इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, अगर विद्युत धारा जो है अंगूठे के समांतर जा रही है तो उस स्थिति में जो उंगलियां हैं वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जब मोटे तार को कुंडली बनाकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तब कुंडली के केंद्र पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा उसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत होती है। धारावाही वृत्ताकार लूप द्वारा उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार लूप से गुजरने वाली धारा तथा लूप के में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती और वृत्ताकार लूप की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, परिनालिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों की कुंडलियां परिनालिका यानी सोलेनाइड कहलाती है। इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, परिनालिका है और ये आधार है। इस तरीके से सेल और कुंजी वगैरह जोड़कर इसमें करंट प्रवाहित की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि इस कुंडली में किसी सेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, अर्थात परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव के भांति व्यवहार करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि परिनालिका का जो एक सिरा है वो उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा जो है वो दक्षिणी ध्रुव के भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। परिनालिका के भीतर यदि चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा की छड़ रख दी जाए तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। औषध में चुंबकत्व, विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेश को उस पेशी तक वहन करती है जिसका हमें उपयोग करना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1/11वें भाग के बराबर होते हैं। मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है वे हृदय तथा मस्तिष्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मानव शरीर का दो मुख्य भाग है जिसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, वो कौन कौन से हैं तो हृदय और मस्तिष्क है। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन कहते हैं कि उपयोग द्वारा किया जाता है। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है।
इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबक। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक का क्रोड नरम लोहे का बनने के कारण यह है कि इसमें रखे कुंडली में धारा प्रवाहित कर दी जाती है, तो नर्म लोहा अपना संपूर्ण चुंबकत्व रख देता है। दूसरी ओर यदि क्रोड के स्टील का बनाया जाए तो यह धारा बंद करने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, इसलिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्रोड, तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबक में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। विद्युत चुंबक अधिक शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, इसमें चुंबकत्व केवल धारा के प्रवाहित होने तक रहता है, इसलिए विद्युत चुंबकत्व को अपने अनुसार बंद अथवा चालू किया जा सकता है। विद्युत चुंबक शक्ति को उसके कुंडली में फेरों की संख्या में परिवर्तित करके परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत घंटी, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है विद्युत घंटी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। मोटर में भी, जनरेटर में भी और ट्रांसफार्मर में भी। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत घंटी। विद्युत घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल में लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार को कुंडली लिपटी होती है। इसके निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है तथा लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है और यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा की प्रवाह समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब कुंडली विद्युत चुंबक के रूप में कार्य नहीं करती है और यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ में फिर से पूरा हो जाता है। परिपथ क्या होता है, फिर से पूरा हो जाता है और कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टकराता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है और हर परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी क्या होती है, बजती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो उसको छोड़कर यह एक यांत्रिक बल का अनुभव करता है। यानी क्या होता है दोस्तों कि जब धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तब क्या होता है कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अगर रखा हो तो इसको छोड़कर यह एक यांत्रिक बल का क्या करता है, अनुभव कराता है। और चुंबकीय क्षेत्र के धारावाही चालक पर लगने वाले बल निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर। दूसरा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चालक रखा गया हो। चालक पर लगने वाले बल की दिशा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। धारा की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ करंट। चालक पर लगने वाले बल की दिशा धारा की दिशा के विपरीत हो सकती है। यानी धारा की दिशा क्या होती है कि चालक पर लगने वाले बल की दिशा धारा की दिशा के विपरीत हो सकती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चालक पर लगने वाले बल की दिशा ध्रुवों की स्थिति में बदलाव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब चालक पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्युत धारा के धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होती है। आगे देखते हैं दोस्तों,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच की उंगली धारा I की दिशा में और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा प्रकट करेगा। तो इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि अंगूठा जो है वो चालक की दिशा, चालक पर बल को इंडिकेट करेगा, और ये जो है बीच वाला उंगली जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को, और ये वाला उंगली विद्युत धारा को दर्शाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों अथवा आयनों का उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने वाला यंत्र है। इसका आविष्कार नाभिकीय संरचना के अन्वेषण के लिए E.O. लॉरेंज तथा M.S. लिविंगस्टन ने किया था। साइक्लोट्रॉन में संयुक्त रूप से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का यूज होता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग इसमें त्वरित ऊर्जा युक्त कणों द्वारा नाभिक पर बमबारी करके परिणामी नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ठोसों के आयनों को रोपित करके उनके गुणों में सुधार करने और संश्लेषित करने में भी किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, गैल्वेनोमीटर। धारामापी वह यंत्र है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने तथा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में 10⁻⁻6 एम्पीयर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शंट। शंट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है। यह उच्च धाराओं से धारामापी की रक्षा करता है। शंट क्या है? एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार है जो कि उच्च धाराओं से धारामापी की क्या करता है? रक्षा करता है। आमीटर एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी होता है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए आमीटर सदैव उस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा, प्रवाहित धारा को मापा जाता है। और आमीटर को परिपथ में किस रूप में रखा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, जिससे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आमीटर से होकर गुजरती है तथा आमीटर से उत्पन्न विक्षेप परिपथ में प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, धारामापी को आमीटर में बदलने के लिए धारामापी को कुंडली के समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है कि अगर आमीटर को जो है धारामापी कुंडली के समांतर क्रम में, तो पूछा जाता है धारामापी को आमीटर में किस तरीके से बदला जाता है दोस्तों? तो धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है दोस्तों? उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी तथा इसे उस परिपथ खंड के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिसके सिरों के बीच विभवांतर मापना हो। धारामापी को वोल्ट मीटर से बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? परिपथ में प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर के द्वारा उच्च प्रतिरोध वाले धारामापी है और इसके द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। यानी वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापते हैं, आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापते हैं, और इसे जो है समांतर क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है, जबकि आमीटर को श्रेणी क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारामापी को जो है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर बनाया जाता है, जबकि आमीटर बनाने के लिए धारामापी में समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और भी अच्छे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।